मेरे पास जो चीज़ें हैं या मुझे जो चीज़ें पता हैं वो मैंने कहीं चिल्ले काट के तो नहीं ना वो कहीं से सीखी हैं। एक बंदा डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है, उसके बाद वो इंसुलिन पे लग जाता है, उसके ज़हन में तो यही होता है भाई शुगर एक लाइलाज मर्ज़ है। 50 साल की उम्र में 60 साल की उम्र में अब उन्होंने इंसुलिन भी लेना शुरू कर दिया, तो यहाँ से बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग होते हैं मतलब बिल्कुल पतले से होते हैं और वो कुछ भी खा रहे हैं उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा उससे, और कुछ लोग हैं वो पहले ही बहुत मोटे हैं, वो थोड़ा सा और खा लें और मोटे हो जाते हैं। एक खाने में कितनी कैलोरीज या कितनी एनर्जी है उसकी अवेयरनेस आपको नहीं है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपकी ये ओवरऑल सर्कमस्टांसिस में चेंजेस आते हैं, आपके पास पैसे भी ज्यादा आते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा आती हैं ज्यादा खाना खाने की, आपको नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। इवन के बंदा जब इनको पी रहा होता है ना, तब भी बंदे के ज़हन के अंदर ज़हन यही बता रहा होता है भाई तुम अपने साथ खुदकुशी वाला मामला कर रहे हैं। हर न्यूट्रेंट किसी वजह से न्यूट्रेंट है, मतलब ये नहीं है ऐसा कि साइंसदान बैठे तो उन्होंने कहा चलो आज एक लिस्ट बनाते हैं। जिस दौर से हम लोग अभी गुजर रहे हैं, इस दौर में लोगों की अवलीन तरजीह जो है वो खाना पीना और वज़न बढ़ाना। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात का खाना खाने के बाद भी रात 3-4 बजे फास्ट फूड ऑर्डर करते हैं, उसको खाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात से आगाह ही नहीं है कि जो चीज़ आप खा रहे हैं वो आपकी जिस्म के साथ या आपकी सेहत पे क्या रिएक्शन है उसका। तो हमारी खुशनसीबी है कि इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इन चीज़ों के बारे में आगाही भी रखते हैं और वक्तन फ़वक्तन सोशल मीडिया पर इसकी आगाही लोगों को देते रहते हैं। तो हम इनको वेलकम करते हैं अपनी पॉडकास्ट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम तला भाई, कैसे हैं आप? जी भाई साहब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। तो मैं कुछ टाइम से आपकी वीडियोस देख रहा था, तो मैंने देखा कि उसके अंदर अक्सर मैंने आपको देखा आप क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं लोगों को जो आप ही की फील्ड के लोग हैं, लेकिन ये कि आपके उनके बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि वो जो तालीम दे रहे हैं लोगों को वो ठीक नहीं है, या जो चीज़ों के बारे में वो लोगों को बता रहे हैं वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसकी क्या वजह है? आपको लगता है कि कुछ लोग हैं ऐसे मार्केट के अंदर जो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं? वजह इसकी तो बड़ी सादी सी है कि लोग तो हैं ऐसे, और सिर्फ और सिर्फ वही लोग मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, ये असल मसला है। ऐसे लोगों का होना मसला नहीं है। मतलब आप किसी भी मार्केट में होते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में होते हैं, कोई भी फील्ड है दुनिया की, उसमें हर तरह के लोग होते हैं और उनमें से कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये काम करना पड़ रहा है जो मैं कर रहा हूँ, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि वो लोग मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। वो लोग मार्केट में सबसे ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोगों तक उनका मैसेज पहुँच रहा है और सबसे ज़्यादा लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो शायद यही वजह है, ज़्यादा बड़ी वजह, जिसकी वजह से इस चीज़ के ऊपर काम करना ज़रूरी है। अच्छा, आप जब लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं तो आपको क्या लगता है कि लोगों के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा होगा कि जो लोग मतलब जो ऑडियंस उनको ऑलरेडी देख रही है और आपको भी देख रही है, और उन लोगों को जिनको वो पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उनको जब आप क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आपको लगता है कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर? और या इससे बेहतर ये चीज़ है कि आप जो चीज़ें अच्छी हैं उनकी आगाही के लिए या जो चीज़ें आपको लगता है कि प्रॉपर हैं इस फील्ड के हवाले से वही आप लोगों तक पहुंचाएं? अच्छा, ये अक्सर ये चीज़ आती है मेरे पास, मतलब ये रिमार्क्स आते हैं कि क्या ज़रूरी है कि उन्हीं को उठा के पॉइंट आउट करना है आपने, आप वैसे भी तो सब कुछ बता सकते हैं। अब इसका जवाब जो है ना इतना सिंपल सादा नहीं है, थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं, आप भी अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी डाइट के लिए चीज़ें सर्च करते होंगे, इंटरनेट पे देखते होंगे। जी बिल्कुल। आप कितने लोगों को जानते हैं जो लोगों को खाने से डरा नहीं रहे, या कितने लोगों को जानते हैं जो एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहे हैं? अभी तक आप किसी को नहीं जानते। ठीक है, अब इसका क्या मतलब वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास जो चीज़ें हैं या मुझे जो चीज़ें पता हैं वो मैंने कहीं किसी चिल्ले काट के तो नहीं ना वो कहीं से सीखी हैं। ऐसी मैंने भी वो नॉर्मल किताबें पढ़ी हैं, कोई ऐसी किताबें भी नहीं पढ़ी हैं जो रेयर हों या उनको लोग पढ़ते ना हों। मतलब मैंने कोई बहुत ज़्यादा वो समझ लें कि कोई नॉलेज के पहाड़ जो हैं वो तोड़ दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और बड़ा ही मतलब मैं इस चीज़ समझता हूँ कि मेरा नॉलेज जो है चीज़ों के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छी तरह से चीज़ों को समझते हैं और बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे आप कह रहे थे, विदाउट कॉलिंग देम आउट और विदाउट पॉइंटिंग आउट समथिंग जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रहा है। मतलब वही चीज़ बता रहे हैं जो होनी चाहिए, लेकिन उन्हें कोई देख नहीं रहा। वो जो सोल्यूशन है या वो जो बात है वो इतनी बोरिंग है कि वो जो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है उसको वो समझ नहीं आ रही है, या लोग उसको नहीं सुन सकते हैं, या लोग सुनना ही नहीं चाह रहे, या लोग सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। लोगों को शायद यहाँ पे प्रॉब्लम ही यही है कि सोल्यूशन ऑलरेडी है हमारे पास और हम उस सोल्यूशन को किसी खाते में गिन नहीं रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि शायद इससे कोई बड़ा सोल्यूशन होगा और उस सोल्यूशन के चक्कर में इधर उधर की खा रहे हैं। सही। तो यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे किसी को समझाना है कि क्या सही चीज़ है तो उसको बस यही बताना है कि ये सब कुछ गलत है और सही चीज़ बस वही है जो आप पहले समझ रहे थे, बिल्कुल, या जो पहले आपको बता दी गई है आज से 10 साल 20 साल। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं इस चीज़ को समझाने के लिए, तो अगर आप वेट लॉस करने की बात करते हैं तो सबसे कॉमन लोगों का प्रॉब्लम है, उसके ऊपर सबसे जो बेसिक चीज़ काम करती है वो आपका एनर्जी डेफिसिट है। मतलब आप जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं खाने की सूरत में, वो डेफिसिट आप क्रिएट करते हैं, आपका वजन कम हो जाता है। ये बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़ा ही सिंपल सा प्रिंसिपल है और वेल इस्टेब्लिश्ड है और ये काफ़ी पुराना भी है। काफ़ी पुराना भी है। मतलब अंदाजन मेरे ख्याल में कोई 15-20 साल पहले तो कहीं फिगर आउट कर लिया होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ आपको। तो अब मसला क्या है? मसला ये है कि हमें तो पता है क्या है और लोगों को भी पता चल गया था क्या है। प्रॉब्लम सोल्यूशन का ना होना है ही नहीं, प्रॉब्लम XYZ इतने सारे जो ऊपर से सोल्यूशंस आ गए हैं वो हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अब अगर मिसाल के तौर पे मैं रोज बैठ के लोगों को बताता हूँ, किसी को कॉल आउट नहीं करता, किसी को पॉइंट आउट नहीं करता, किसी की वीडियो उठा के नहीं लगाता, सिर्फ लोगों को ये बताता हूँ रोज बैठ के, तो लोग कितनी देर उसको सुनेंगे? ऐसे ही। या वो एक कॉन्सेप्ट कितनी दफा उनको अच्छा लगेगा? लोगों को उन चीजों का भी जवाब चाहिए जो चीजें वो वहां से सुन रहे हैं, जो इधर उधर सर्कुलेट कर रहे हैं, जो सॉल्यूशंस, सो कॉल्ड सॉल्यूशंस इधर उधर चल रहे हैं, लोगों को उसका जवाब भी चाहिए। और उसका जवाब अगर उसी जुबान में नहीं दिया जाएगा या उसी अंदाज में नहीं दिया जाएगा तो लोगों तक पहुंचेगा नहीं, और जब तक कोई चीज लोगों तक पहुंचेगी नहीं उसकी एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करती। मिसाल के तौर पे आपके पास नॉलेज है या आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है और अगर वो ठीक चीज है या कोई भी आइडिया है, अगर वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है, आप उस एल्गोरिथम को क्रैक ही नहीं कर पाते हैं, उस मीडियम को क्रैक ही नहीं कर पाते हैं, या उस कम्युनिकेशन के जो चैनल है उसमें घुस ही नहीं पाते हैं, तो वो क्या फर्क पड़ता है उससे? वो तो ना होने के बराबर है, उसका होना ना होना बराबर नहीं है। तो इसी तरह ही अगर मिसाल के तौर पे हमें लोगों तक ये चीज़ पहुंचानी है तो हमें उन्हीं लोगों को यूज़ करना है इसके लिए जो वो चीज़ ख़राब कर रहे हैं। अगर हम उन लोगों को यूज़ करके लोगों तक वो चीज़ पहुंचा देते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि बहुत कोई अच्छा तरीका है, लेकिन इस वक्त मेरी समझ में सबसे अच्छा तरीका कंपैरेटिवली ये है। और दूसरा ये कि अवाम भी इसी तरह की चीज़ें देखना चाह रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा जो मुल्क है इस वक्त, इसमें अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा फैल चुका, बहुत सारे लोग इसका शिकार हैं। तो इसकी मेन वजह क्या हो सकती है? एक्सरसाइज का ना होना या प्रॉपर डाइट का ना होना? कोई भी एक मेन वजह नहीं है। अगर कोई एक मेन वजह हो सकती है कोई भी, तो वो नॉलेज डेफिसिट ही है या लैक ऑफ अवेयरनेस ही है, और लैक ऑफ अवेयरनेस टुवर्ड्स द राइट इंफॉर्मेशन। अब अवेयरनेस तो इन लोगों ने बहुत दे दी है, मतलब जितने भी सोशल मीडिया पे हम लोगों को देखते हैं, अवेयरनेस दे दी है, प्रॉब्लम की अवेयरनेस दे दी है और अच्छी अवेयरनेस दे दी है कि आपको ये प्रॉब्लम है। मतलब ये कि अब मिसाल के तौर पे अगर आप देखें आज से 15-20 साल पहले, तो किसी का वजन अगर ज्यादा होता था तो वो अपने आप को हट्टा कट्टा, ताकतवर, सेहतमंद, खाता पीता घर, ये सब कुछ कहता था। आज लेकिन ये अवेयरनेस मिल गई कि ये प्रॉब्लम है, उससे जो आगे वाली अवेयरनेस है ना वो ठीक नहीं है, वहां पे भी राइट इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अगेन मुझे अगर कोई पूछे कि बेसिक रीजन क्या है इस सब के पीछे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, या जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग डायबिटीज का शिकार हैं, या जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डायबिटीज को सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर
उस सब के पीछे जाएं तो ना तो वो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ना वो लैक ऑफ अच्छी डाइट है, ना वो कोई और चीज़ है। उस सबसे पहले इन सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो राइट इंफॉर्मेशन चाहिए, जो राइट माइंडसेट चाहिए, जो राइट गाइडलाइंस चाहिए, वो पता ही नहीं है। तो जब वो पता नहीं है तो आप कैसे कुछ कर सकते हैं? अच्छा, आप क्या समझते हैं जो डायबिटीज़ है ये रिवर्सेबल है प्रॉपर? डिपेंड्स कि आप रिवर्सेबल जब कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? मतलब ये कि एक बंदा डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है, उसके बाद वो इंसुलिन पे लग जाता है। अब उसके ज़हन में तो यही होता है भाई शुगर एक लाइलाज मर्ज़ है, तो वो कभी इस चीज़ के ऊपर सोचता ही नहीं है कि मैं इसके इलाज के लिए भी कुछ करूं। वो सारी ज़िंदगी सिर्फ इंसुलिन पे गुजार देता है, या जो दवाइयाँ उसको डॉक्टर रिकमेंड करता है वो उस पर चल रहा होता। तो आपको क्या लगता है कि वो बंदा ये सोच सकता है कि मैं किसी टाइम पे दोबारा अपनी पिछली ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी दोबारा गुजार सकूंगा? पिछली जैसी ज़िंदगी तो दोबारा नहीं गुजार सकेगा, लेकिन ये हो सकता है कि दवाई या इंसुलिन तो खैर बहुत ही एडवांस्ड स्टेज पे जाके लगती है, शुरू में तो इंसुलिन नहीं लगती है। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें, टाइप 1 में लगती है, और अगर उसमें लग रही है तो फिर वो इंसुलिन तो लगेगी और हमेशा लगेगी। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें, अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं तो उसमें ये हो सकता है कि उसकी दवाई छूट जाए, या ये हो सकता है शुरू से ही दवाई ना लेनी पड़े, थोड़ा ही अरसा लेनी पड़े, ये पॉसिबल है। अगर आप इसको रिवर्सल कहते हैं तो ये रिवर्सल है, लेकिन ये लिटरल मीनिंग में रिवर्सल हो इसको कह नहीं सकते आप। नहीं, रिवर्सल का तो मतलब ये हो गया ना कि आप मिसाल के तौर पे आप 20 साल के हैं, आपकी एक मेटाबॉलिक हेल्थ है, एक मेटाबॉलिक प्रोफाइल है, वो अच्छी है, ठीक है। एंड विद पैसेज ऑफ टाइम जब आप 30s में गए, आपके अंदर काफी सारे चेंजेस आए हैं, और उन चेंजेस के नतीजे में आपको डायबिटीज हो गई है। तो अब आप ये समझ रहे हैं कि रिवर्सल ये है, और रिवर्सल तो मेरे समझ में तो यही होगा कि आप 20 साल वाले हो जाएं कुछ डाइट करके या कुछ भी ऐसा करके, या आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ उतनी अच्छी हो जाए, तो इसके चांसेस तो बहुत ही रेयर हैं। नहीं, मिसाल के तौर पे अगर मतलब मिसाल के तौर पे एक बंदा प्री डायबिटिक है, ठीक है, और उसको पता है मुझे आगे जाके मसाइल का शिकार होना पड़ेगा या मैं मिसाइल का शिकार हो जाऊंगा जो जो वक्त गुजरता जाएगा, तो जो लोग इस स्टेज पे होते हैं या इससे थोड़ा आगे, जब वो शुगर के इनिशियल स्टेजेस के ऊपर होते हैं, जब उनको शुगर डायग्नोज होती है, तो वहाँ से वो लोग इंसुलिन तक कैसे पहुँच जाते हैं? उसी ट्रैक पे चलते चलते। नहीं, कोई प्रॉपर अगर उनको गाइडलाइंस इस तरह की मिले डॉक्टर्स की तरफ से कि जिस जगह पे आप अभी पहुंच गए यहाँ से आप आराम से ठीक हो सकते हैं वापस, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग यहाँ से जो है वो आगे की तरफ जाएंगे या इंसुलिन की तरफ जाएंगे। मोस्टली लोगों की कोशिश यही होगी कि वो ठीक हो जाएं। शुगर क्योंकि कोई इतनी अच्छी बीमारी तो है नहीं है कि लोग कहें चलो ठीक है साथ चलती रहे तो कोई मसला नहीं है। तो वही इसका मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कि समझाना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल पहले जैसे नहीं हो सकते। सही जैसे आप विदाउट एनी डिजीज थे जब आपको डायबिटीज नहीं थी, क्योंकि डायबिटीज ने एक प्रोसेस के थ्रू आप पे अटैक किया है, और उस प्रोसेस में अच्छा खासा टाइम गुजरा है जिसमें आपकी बॉडी में काफी सारे मेटाबॉलिक चेंजेस आए हैं। अब आप कोई डाइट करके इतना लंबा सफर रिवर्सल में तय नहीं कर सकते। सही ठीक है, अपनी बॉडी को इस तरह से रिवर्सल में नहीं लेके जा सकते। हाँ, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि आपको इसको रिवर्स करना है। आप इसको क्यों रिवर्स करना चाहते हैं? ताकि ये बीमारी कोई नुकसान ना दे आपको। बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो इस बीमारी के साथ अगर आप ठीक तरीके से चलते हैं तो आप किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। और अगर आप इसको रिवर्सल का नाम देते हैं, इस मैनेजमेंट को, या इस जो आपके ट्रीटमेंट है ये वाला, जिसके अंदर आप अपने आप को इस तरह से कैरी कर रहे हैं कि आप कोई बीमारी का जो भी उसका कॉम्प्लिकेशन है या उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो नहीं देख रहे। जैसे आपने देखा डायबिटीज़ में होता है, अक्सर लोगों की किडनी हेल्थ ख़राब हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर वो नहीं होते तो यूल बी फाइन, और उसके बाद आपको कोई मसला नहीं है, आप खुश हैं। लेकिन अब इसकी शर्त है कि आप वो वाला लाइफस्टाइल जो पहले आप जो लीड कर रहे थे उसके ऊपर नहीं कर सकेंगे ये सब कुछ कभी। तो कुछ लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर इस बारे में बात करते हैं कि भाई अगर आपको शुगर है, आप इंसुलिन भी अगर ले रहे हैं तो वो आपकी छूट जाएगी, आप वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे।
मैंने ऐसा कोई सुना नहीं है, किसने कहा ऐसा? मैंने सुना है, एक तो वीडियोस मैंने इस तरह की देखी है, मुझे नाम हाँ, तो याद नहीं है, हाँ। लेकिन ये कि मैंने इस तरह की वीडियोस देखी हैं जिनके अंदर वो बताते हैं कि ये इंसुलिन ले रहे थे और अब ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, ऐसा कोई केस नहीं देखा, मैंने नहीं देखा कि इंसुलिन ले रहे हों और इंसुलिन छूट जाए। इंसुलिन लेने में भी फर्क है। इंसुलिन आप कभी कभी एक्यूट कॉन्सिक्वेंसेज में देखते हैं, एक्यूट सर्कमस्टांसिस में देखते हैं। मिसाल के तौर पे अचानक किसी भी इंसान की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसके बाद चीज़ें जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो हॉस्पिटल में आप देखते हैं कि जब उनका स्टे होता है कुछ दिनों के लिए तो उन्हें इंसुलिन लगाई जाती है, ठीक है, और फिर उसके बाद उनकी कंडीशन नॉर्मल भी हो जाती है, ऐसा भी होता है। लेकिन मिसाल के तौर पे कोई इंसान है और उसको शुगर डायग्नोज हुई है 40 साल की उम्र में, और वो फिर आगे ग्रो करती रही एडवांस लेवल पे जाके कहीं 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में अब उन्होंने इंसुलिन भी लेना शुरू कर दिया, तो यहां से बड़ा मुश्किल है। सही। हाँ, अब मार्केटिंग आप समझते हैं क्या होती है? बिल्कुल सही है। किसी भी चीज को बेचने के लिए जिस बंदे ने उसको मार्केट करना है, उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि उसके अंदर क्या है। बिल्कुल। आप इस चीज से एग्री करते हैं? मतलब मार्केटिंग और सेल्स ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसमें जो बंदा सिर्फ इसके ऊपर काम कर रहा है, जो सिर्फ इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है कि रेसिपी के अंदर क्या डाला था उस बंदे ने जिसने उसको प्रोड्यूस किया, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट का काम है। बिल्कुल ठीक है। मार्केटिंग की टीम अलग होती है और सेल्स की टीम अलग होती है। उनका काम सिर्फ चीज को प्रोजेक्ट करना है, लोगों तक पहुंचाना है और उसको बेचना है। तो वो तो क्लेम्स की बेस पे ही होता है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि आपने इतने लोगों को सुना है जो इस तरह से कह रहे थे कि मिसाल के तौर पे अगर आप ये फलां चीज करते हैं और ऐसा हो जाता है, तो क्लेम्स के चक्कर में आके लोग ले लेते हैं चीजें। ऐसे ही है। मैंने तो बेसिकली जो है ना 1-2 एड्स ही देखे थे इस तरह के, मतलब कोई प्रॉपर कोई कंटेंट नहीं था सोशल मीडिया का, वो एड्स ही थे जिनके ऊपर वो ये बात, मतलब इसी तरह आजकल तो लोग ज़्यादातर पॉडकास्ट की शक्ल में एड्स भी रिकॉर्ड करते हैं ना। जी जी। ताकि वो लोगों को थोड़े ऑर्गेनिक लगें। तो वो उसी तरह की 1-2 वीडियोस मैंने देखी थी जिनके अंदर वो ये बात कर रहे थे। कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है ना, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से, जिसकी बेस पे मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ कि हमें एविडेंस बेस्ड चीज़ों पे रिलाय करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब एविडेंस बेस्ड, अब शायद लोग नहीं समझते होंगे क्या चीज़ होती है। आप समझते हैं एविडेंस बेस्ड क्या चीज़ है? जी। क्या समझते हैं? मतलब जिसके पीछे कोई प्रॉपर रिसर्च होती है। हाँ। जिसके ऊपर मतलब फैक्ट्स के ऊपर जो बात हो रही है। हाँ, मतलब जिसको आपने बार बार ट्रायल करके देखा है। जी बिल्कुल। कि ऐसा होता है, और उस एविडेंस का मतलब उसके पीछे काफ़ी सारे शराइत और ज़वाबित हैं। ये नहीं कि एक दफ़ा हो गया तो हो गया। बिल्कुल। रिपीटिवली आपने देखा है कि बार बार एक चीज़ की गई, उसके ये नताइज निकले। तो इसीलिए कहने को कोई कुछ भी कह देगा, कोई भी क्लेम कर देगा, उसका कुछ नहीं जाता। लेकिन अगर आप एविडेंस बेस्ड चीज़ों पे रिलाय करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर इस बंदे ने ये बात की है और इसके पीछे कोई एविडेंस है तो ये बात ठीक हो सकती है। अगर नहीं है तो फिर एक तरह का ब्लफ है। लगा तो लगा, ना लगा तो ना लगा। कुछ टाइम पहले मैंने देखा कि आपने कोई कोर्स भी लॉन्च किया हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर। तो वैसे तो मैं आपकी रील्स वगैरह देख रहा था, उसी के बीच में मुझे पता लगा कि आपका कोर्स भी है, तो मैंने उसको परचेज़ किया, उसको देखा। तो क्योंकि मैं तो ना इस फील्ड का बंदा हूँ, ना मेरा इसमें इतना नॉलेज है, तो मुझे तो खैर इतनी ज़्यादा उसकी समझ नहीं आई। तो आपको क्या लगता है कि कोर्स जो है वो एक आम फहम आदमी के लिए बिल्कुल सिंपल नहीं होना चाहिए, या आप ये समझते हैं कि हर बंदे को जो ज़िंदगी गुजार रहा है उसके पास कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो उसको समझ सके? ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। दोनों चीज़ें। कोर्स को भी सिंपल होना चाहिए, एज सिंपल एज पॉसिबल, और नॉलेज होना चाहिए। अब ये इसी माइंडसेट के साथ ही डिज़ाइन किया था कि आपने देखा कि जितने भी लोग हैं जब भी इस तरह कोई प्रॉब्लम होता है वो किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, डाइट प्लान वगैरह ले लेते हैं। लेकिन सारे पहली ही ट्रायल में ऐसा नहीं करते हैं। जितने भी लोग किसी भी प्रॉब्लम के साथ स्ट्रगल करते हैं वो उनमें से ज़्यादातर लोग जो है ना वो पहले ही दिन उठ के किसी भी एक्सपर्ट के पास नहीं जाते हैं। पहले वो कुछ और करते हैं। पहले वो सेल्फ इंड्यूस्ड डाइटिंग जिसको कहते हैं ना, कि यूट्यूब देखा, मॉर्निंग शोज में देखा, या घर में किसी और को देखा, या किसी रिश्तेदार को देखा, उसने ऐसा किया था, उसका वजन कम हुआ था, उसने ये फलां डाइट की थी,
उससे पूछा, पहले खुद से कोशिश करते हैं, हमेशा एक्सपर्ट के पास नहीं जाते, पहले खुद से कोशिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अगर काम कर गया तो कर गया, लेकिन अगर काम नहीं करेगा फिर एक्सपर्ट के पास जाएंगे और वहां से वो सारी चीजें लेंगे। अब तो खैर लोग काम ना भी कर रहा हो तब भी गूगल के बाद चैट जीपीटी के पास जा रहे हैं। चैट जीपीटी के पास जा रहे हैं, हाँ। तो अब यहाँ पे इसको डिजाइन करने का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ यही था कि लोग इस सारी ये जो स्ट्रगल है जिसमें वो खुद से ये सारा कुछ कर रहे हैं और उसके बाद अपने आप के ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट्स करके अपने आप को इतना नुकसान पहुंचा के उसके बाद जब किसी एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं, तो उससे बेहतर यही है कि लोगों में कम से कम इतना बेसिक नॉलेज हो इसका। और ये अब करिकुलम्स में भी आ रहा है, बाहर तो आ रहा है, पाकिस्तान में भी शायद हो स्कूल्स के अंदर, ये इतना नॉलेज है न्यूट्रिशन का जो आप समझ लें कि एक बेसिक लाइफ साइंसेस होती है ना, जो आपको जैसे मिसाल जैसे इकोनॉमिक्स हैं, जैसे मैथ्स हैं, आप दुनिया में कुछ भी करें, आप बेशक डॉक्टर भी बने, आपको एक वो बेसिक वो पढ़ना पड़ता है ना एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। ये वो वाला नॉलेज है जो हर इंसान के पास एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए होना चाहिए, एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज नहीं है। तो यही सोच के डिजाइन किया है कि ठीक है, आपने खुद से चीजें देखनी है, आपने किसी एक्सपर्ट के पास भी जाना है, डाइट प्लान भी लेना है, लेकिन आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए इस चीज का कि खाना क्या होता है, खाने के अंदर क्या होता है, आप जो खा रहे हैं वो क्या कर सकता है। आपने उसको जितना बड़ा हवा बनाया हुआ है या जितना बड़ा उसको आपने कोई जिन भूत बनाया हुआ है, उसकी क्या औकात है, वो कितना कर सकता है, कितना नहीं कर सकता, ये चीजें क्लियर करने के लिए। तो जैसे आपका सवाल था कि सिंपल तो होना चाहिए, और कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा सिंपल कर सकें। तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस भी हैं, काफ़ी मुश्किलात भी हैं, अक्सर लोगों को समझ आती है, अक्सर लोगों को नहीं भी आती। जब आपके पास कोई बंदा आता है रहनुमाई के लिए डाइट के हवाले से या अपनी सेहत के हवाले से, तो आप उसको सिर्फ डाइट बेहतर करने का मशवरा देते हैं या उसको बताते हैं कि भाई आपने साथ एक्सरसाइज भी करनी है, या दोनों चीज़ें, मतलब या तो साथ लेके चलेंगे या आप उसे कहेंगे भाई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, आप खाली डाइट पे काम करें तो आपका निज़ाम चल जाएगा? देखिए, जितनी भी लाइफस्टाइल कंडीशंस हैं उसमें आपका पूरा लाइफस्टाइल इन्वॉल्व है, डाइट सिर्फ उसका एक पार्ट है। अब आधे से ज़्यादा जो इन मिस इन्फॉर्मेशन है वो इस वजह से भी है कि डाइट में ही सारे सॉल्यूशंस चाहिए। जैसे नींद नहीं आ रही तो मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स आजकल बड़े चल रहे हैं, ठीक है। अब नींद पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, उसके पीछे तो पता नहीं कितने रीजंस हो सकते हैं। स्ट्रेस हो सकता है, आपकी जो रात की रूटीन है हो सकता है वो अच्छी ना हो, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन आपको लगता है कि कोई डाइट में ऐसी चीज लूंगा जिससे मेरी रियल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो आपका जो लाइफस्टाइल है, जितने भी लाइफस्टाइल कंडीशंस हैं, उनको लाइफस्टाइल कंडीशन इसीलिए कहा जाता है कि उनके रिस्क फैक्टर्स में आपका पूरा का पूरा लाइफस्टाइल इन्वॉल्व है। और पूरे के पूरे लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि आपका सुबह उठना, पूरा दिन गुजारना, सोचना, खाना पीना, चलना फिरना, लोगों से मिलना, किस तरह के लोगों से मिलना, किस तरह की बातें करना, किस किस जगह पे कैसा कैसा टाइम स्पेंड करना, ईच एंड एवरीथिंग काउंट्स। तो अभी जैसे आपने पूछा मेरे से सवाल ये कि मैं लोगों को सिर्फ डाइट के थ्रू हेल्प करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं एक हेल्थ कोच भी हूँ और डाइटिशियन भी हूँ। और मेरी जो डाइटिशियन एज अ डाइटिशियन जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो पाकिस्तान से ही है, और मेरी जो हेल्थ कोचिंग की सर्टिफिकेशन है वो अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन से, जो मैंने ऑनलाइन ही किया यहाँ बैठ के। और उसमें हम आपके पूरे लाइफस्टाइल में जो हेल्थ को लेकर रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसमें आपकी डाइट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी नींद, इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो मार्केट के अंदर जो लोग एज अ डाइटिशियन लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग प्रॉपर दोनों सर्टिफिकेशंस लेके काम कर रहे हैं? नहीं, या खाली डाइट से भी काम हो सकता है, या खाली एक्सरसाइज के हवाले से जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो भी खाली काम करें तो काम चल जाता? देखें, ये तो डिपेंड कर रहा है कि आपका काम करने का तरीका क्या है और आप किस तरह से उसको लेके चलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मिसाल के तौर पे कोई सिर्फ डाइटिशियन है तो खाली डाइट पे ही काम करेगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो डाइट से ही सारी चीजें ठीक कर सकता है। जहां पे एक्सरसाइज पे काम करने की जरूरत है, जहां पे एक्सरसाइज की गाइड करने की जरूरत है, जहां पे वो गाइडेंस देने की जरूरत है, अगर उसके पास नॉलेज है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं चाहिए इसके लिए। ट्रेनिंग करना एक अलग चीज़ है, मतलब किसी को फिटनेस ट्रेनिंग देना एक अलग चीज़ है, नॉलेज देना जो बेसिक चीज़ें हैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली वो देना एक अलग चीज़ है। अगर उसके पास सही नॉलेज है तो वो दें, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन
आप ये नहीं कर सकते हैं कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी एक चीज़ में डाल दें। इसी तरह ही बाकी सारी चीज़ें, जैसे आप फिटनेस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो अब अक्सर फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं वो साथ में न्यूट्रिशन को भी पढ़ लेते हैं। अगर वो सही पढ़ लेते हैं, अच्छा पढ़ लेते हैं, और वो कोई डिजीज़ मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है, और नॉर्मल जो हेल्दी लोग हैं उनको बताते हैं कि क्या खाना चाहिए, अगर आपने फैट परसेंटेज कम करनी है या वजन बढ़ाना है या मसल बिल्डिंग करनी है, तो उसमें कोई मज़ाइका नहीं है, वो कर सकते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। आपके पास बस नॉलेज ठीक होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने अक्सर देखी है कि कुछ लोग होते हैं मतलब बिल्कुल पतले से होते हैं और वो कुछ भी खा रहे हैं उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, और कुछ लोग हैं वो पहले ही बहुत मोटे हैं, वो थोड़ा सा और खा लें और मोटे हो जाते हैं। अब कुछ लोग हैं जो मोटे हैं लेकिन उनको सेहत के वाले से कोई इशू नहीं होता, यानी वो कितना भी खा लेना उनको कभी मैदे के अंदर एसिडिटी नहीं होगी या कभी उनकी तबीयत बोझल नहीं होगी, इस तरह के इश्यूज उनको नहीं होते। लेकिन ये कि उससे कम जिसामत का एक बंदा जो है वो उसको ये सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो जो ये ओबेसिटी है ये बीमारी की वजह होती है या बीमारी एक अलहदा चीज़ है और मोटापा एक अलहदा चीज़ है? अच्छा, जो पहला सवाल है आपका कि कोई ज़्यादा खा रहा है, कोई कम खा रहा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, तो इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ यही है कि सबकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट है, और मसला ये है कि सब खाते एक ही तरीके से, इसलिए सब एक जैसे नहीं दिख रहे। मतलब आप अपने घर में देखें तो आपके घर में जो पोर्शन साइज़ होता है, आपकी मदर जो रोटी बनाती है सबके लिए, वो सबके लिए एक ही साइज़ की होती है, और तकरीबन सबको आदत होती है एक रोटी खाने की या 1.5 रोटी, जिस तरह भी है। और लेकिन आपके जेंडर की बेस पे, आपके हाइट एंड वेट की बेस पे, आपकी एज की बेस पे, आपकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। अब जितने भी लोग फिट हैं वो इंटेंशनली फिट नहीं है, मतलब उन्होंने प्लान तो नहीं किया ना, कुछ देखा तो नहीं है। जो पहले से फिट है, ठीक है, तो वो तुक्के से ही फिट है, सही से बाय डिफॉल्ट वो उतना ही खा रहे हैं जितना उनको खाना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जितनी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने कहा कि कुछ लोग नहीं होते मोटे, जो लोग मोटे हैं उन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको भी नहीं पता, वो भी उसी तरह से ही खा रहे हैं। लेकिन यही जो अवेयरनेस नहीं है कि मेरी भी बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ नंबर्स में, और मैं उसको एक्सीड कर रहा हूं, तो यहां पे जो है वो उससे डिफरेंट हो रहा है, और यहां पे उसका वजन जो है वो ज्यादा हो रहा है। एक तो ये चीज है। दूसरा, मोटापा रिस्क फैक्टर है बीमारियों का। मोटापा अगर है तो आपको ज्यादा चांसेस हैं बीमारियों के। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने सिग्नल आता है और सिग्नल रेड होता है, लेकिन आप फिर भी रोड क्रॉस कर लेते हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि एक्सीडेंट होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान में तो रोज हर बंदा डेली बेसिस पे ऐसे कर रहा है ना, ठीक है, तो जरूरी तो नहीं है कि सबका एक्सीडेंट होगा, बट रिस्क पे आ गया एक्सीडेंट की। उससे ज्यादा रिस्क पे है जो वहां पे खड़ा हुआ है, जो वेट कर रहा है ग्रीन लाइट का। तो मोटापा एक रिस्क फैक्टर है। मोटापा बीमारियों की जड़ नहीं है, मोटापा बीमारियों की वजह नहीं है। कुछ बीमारियों के में कंट्रीब्यूट कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन एक रिस्क फैक्टर है, और वो रिस्क फैक्टर आपको बीमारियों के करीब लेके जाता है। वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है आपकी बॉडी में, वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है जो बीमारी को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिसमें बीमारी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकती है। फिर वो आपने कहा मैदे के मसाइल, मोटा अक्सर मोटे लोग होते हैं उनको, तो मैदा तो है ही एक अलग चीज़ ना। लाइफस्टाइल कंडीशन जैसे डायबिटीज़ और ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये एक अलग चीज़ है। मैदा जो आपका है वो डिफरेंट वे में रिस्पॉन्स कर सकता है, चाहे आप पतले हो मोटे हो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। उसके पीछे जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो और फैक्टर्स हैं, वो आपकी चर्बी नहीं है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि एक एज लिमिट तक ना कुछ लोग होते हैं जो अच्छे तरीके से खा पी रहे होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, ना उनका वेट उससे गेन हो रहा होता है, ना उनको कोई हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं। लेकिन ये कि कभी ऐसा होता है कि अचानक से उनको ये इश्यूज़ आने लग जाते हैं कि जिस्म भी एकदम से बढ़ने लग जाता है और साथ ही हेल्थ इश्यूज़ भी शुरू हो जाते हैं। जिस्म एकदम से एक ही सूरत में बढ़ता है, और वो एक कंडीशन है जिसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं, उसके अलावा नहीं होता है ऐसे। सही। अच्छा, अब आपको क्यों नहीं समझ आती है, आपको क्यों ऐसा लगता है एकदम से बढ़ गया? वैसे ज़्यादातर एकदम से बढ़ता नहीं है, ज़्यादातर लोगों को ग्रेजुअली ही वेट गेन होता है। नहीं होता ग्रेजुअली है, लेकिन ये ना कि एक टाइम तक वो इशू आ ही नहीं रहा था बिल्कुल। हाँ, और अचानक से होना शुरू हो गया। देखिए, आप जब खाना खा रहे हैं, आपको
खाने में जो एनर्जी की नंबर, मतलब एक खाने में कितनी कैलोरीज या कितनी एनर्जी है, उसकी अवेयरनेस आपको नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपको नहीं पता, लेकिन आपकी बॉडी जो अपना वेट कैरी कर रही है वो टोटली उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसमें खाने का वॉल्यूम और खाने के अंदर मौजूद एनर्जी, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। वॉल्यूम का मतलब ये है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो आपके पेट में जाके कितनी जगह घेरता है। आपको अगर लगे मिसाल के तौर पे कि आपने ओवर ईटिंग की है, तो उसका यही साइन होता है कि आपके पेट में ज़्यादा जगह घेर रहा खाना। मतलब आपने कोई खाना खाया, कोई मील लिया और आपको लगा कि पेट बड़ा अच्छे से फुल हो गया, तो इसका मतलब ये कि मैंने आज ज़्यादा खाना खाया। सही। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो जो आपने ज़्यादा खाना खाया हो उसमें इतनी कैलोरीज ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ छोटी सी चीज़ खाएं जिससे आपका पेट भरे ही ना, या आपको लगे ही ना कि आपने कुछ खाया है, और वो आपको ज़्यादा एनर्जी दे रहा हो। सही है। और आप ये समझ रहे हो कि मैं तो इतना खाता ही नहीं हूं। देखिए, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आप अपनी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको एक्सीड कर रहे हो। तो यही रीजन है इसका। हिडन रीजंस हैं, आपको नहीं पता होता, आपको क्योंकि समझ नहीं है इस चीज़ की, आपको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ या जो मैं खा पी रहा हूँ उसके अंदर क्या है और वो कैसे जाके मेरी बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो इस वजह से आपको नहीं लगता कुछ डिफरेंट हुआ है, लेकिन कुछ डिफरेंट हो रहा होता है। ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है। आपने मिसाल के तौर पे आपने अपनी जॉब चेंज की, आप जिस जगह नई जगह पे गए वहाँ पे मेन्यू डिफरेंट है। लंच आप ऑफिस में करते हैं, कुछ डिफरेंट मेन्यू हुआ हल्का सा। पिछले वाले ने 2 चम्मच ज़्यादा ऑयल, कम ऑयल डालता था, पिछला जो वो मैस वाला था, अगले ने 2 चम्मच ज़्यादा ऑयल डाल दिया सालन में। अब वो रेगुलर बेसिस पे डाल रहा है, रोज़ाना डाल रहा है, आपको नहीं पता। आपको तो शायद पता, मतलब आपको देख के नज़र भी नहीं आ रहा कि इसके अंदर ये इतना सा चेंज आया था। वो ग्रेजुअली आपका एनर्जी सरप्लस क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपको बिल्कुल भी सटल सी चीज़ है, मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा मैं तो वैसे ही खा रहा हूँ, अचानक से क्यों ऐसे होने लग गया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी रूटीन में होती हैं, जो आहिस्ता 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 बिल्डअप करती है। फिर उसके बाद एज के साथ या रूटीन के साथ जैसे जैसे आप आगे जाते हैं वैसे वैसे आपकी एक्टिविटी लेवल में भी चेंजेस आते हैं। मतलब आप स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी में थे, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ऐसे ही आप अपनी जॉब में गए, हो सकता है डेस्क जॉब हो सकता है कोई ऐसी जॉब हो जिसमें आपने चलना फिरना हो। उसके बाद आहिस्ता 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 जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते, रेगुलरली एक्टिव नहीं होते, तो आप ये देखते हैं कि आपके एनर्जी लेवल्स डिक्लाइन करना शुरू कर जाते हैं। आप अब उतनी वॉक नहीं कर रहे हैं, आप उतना चल फिर नहीं रहे हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा होता है। उसके बाद एक और भी बहुत बड़ा फैक्टर है, एक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है। वो क्या है? आप जब अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, आपको पॉकेट मनी मिलती है। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है वो आपको पता है खाना है, आजकल खास तौर पे। ऐसी ठीक है ना, आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, आपको पाकिस्तान में खाने के अलावा कोई एंटरटेनमेंट नजर नहीं आएगी। आप जब अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे आपको पॉकेट मनी मिलती थी, आपकी पॉकेट मनी पूरी सूरी सी होती थी, आपकी उसके मतलब आप जितनी भी हो गुजारा चलता, लेकिन उसमें आप लिमिट में हैं। ठीक है, आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं रहती हमेशा। आप उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में गए, अब उसी पॉकेट मनी में गुजारा कर रहे हैं। अब आपकी जॉब हो गई है, अब आपने खुद पैसे कमाना शुरू कर दिए, अब आपका जो दिल कर रहा है आप खा रहे हैं, और आपने जो सपने सजाए थे खाने के सारे या जो भी रीलें सेव करके रखी हुई थी, अब आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ ज़्यादा हैंग आउट कर रहे हैं। और ये जो मैं ये वाली जो बात कर रहा हूँ ये ज़्यादा मिलीनियल्स के साथ ज़्यादा रिलेट करती है। जो आजकल जेनजी है वो तो शुरू से ही शशके कर रही है ना। हाँ। वो तो मतलब उस टाइम से ही शशके कर रही है जब हम नहीं करते थे, हमने अपने पैसों से किए हैं और वो जल्दी के पैसे कमाना भी शुरू कर रहे हैं कंपैरेटिवली हमसे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मतलब हमने तो यूनिवर्सिटी तक सिर्फ इस चीज़ में वेट किया कि उसके बाद जो है असल ज़िंदगी शुरू जॉब लगेगी तो सिस्टम चलेगा। तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी होता है एज के साथ जो आपके साथ आता है, कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपकी ये ओवरऑल सर्कमस्टांसिस में चेंजेस आते हैं, आपके पास पैसे भी ज़्यादा आते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा खाना खाने की, डिफरेंट खाने खाने की, नए नए खाने खाने की, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की, जैसे आपको नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है लेकिन अंदर हो रहा होता है। और इस चीज़ को आप बड़ी आसानी से इस तरह से समझें कि आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है ना, कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं है। सही। जैसे इस दुनिया में कुछ भी पैरानॉर्मल अगर है तो हमें नहीं पता,
ठीक है, वो एक अलग बात है, जैसे वो जिन भूत ये सारी चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, अभी तक हम जो है इस रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है कि है, लेकिन हमने कभी भी एक समझ लें कि एक इंसानी एंगल में कभी भी उस चीज़ को प्रूव नहीं किया। लोगों के पास स्टोरीज तो होती हैं, लेकिन कोई ये तो नहीं ना कह सकता कि वो देखो वो खड़ा हुआ है। ठीक है, वीडियोस भी होती हैं, लेकिन वो वीडियोस भी फैब्रिकेटेड। एक बात कर रहा हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर भी सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं जैसे इस दुनिया में आपके आसपास चल रही हैं। आपने बल्ब जो है ये जो अभी जल रहा है, इसके लिए आपने स्विच ऑन किया है तो ये जला है, खुद से कुछ भी नहीं, खुद से नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसे खुद से नहीं हो रही है। इसी तरह आपकी बॉडी में आपके सेल्स तक जो कुछ हो रहा है, आपने बायोलॉजी अगर पढ़ी है तो सारी की सारी चीज़ें बड़ी वेल स्टैब्लिश्ड और वेल कंस्ट्रक्टेड हैं कि ऐसे ऐसे ये सब कुछ होता है। मतलब हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया हुआ है, अभी हमने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया हुआ है। अभी भी हम क्यों तुक्के लगा रहे हैं, अभी भी हम क्यों अंदाजे लगा रहे हैं कि ऐसा होता होगा वैसा होता होगा। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ पता है, क्रिस्टल क्लियर है कि खुद से कुछ नहीं हो सकता। बॉडी जो आपकी एक्स्ट्रा फैट बना रही है और उसको डिपॉजिट कर रही है, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। बिजली का मीटर लगा होगा तो बल्ब जलेगा, आप खाना खाएंगे उसमें कैलोरीज होंगी तो जमा होगी। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको लगता है ये खुद ब खुद हो रहा है किसी वजह से, तो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपको शायद अनलर्न करना पड़ेगा जो आप गलत चीज़ें सीख रहे हैं इधर उधर से, इसके लिए, इस चीज़ को समझने के लिए। लेकिन शायद अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ कर लेंगे तो आप ये चीज़ आसानी से समझ सकते हैं। नॉर्मली लोगों के अंदर काफ़ी सारी मिथ्स होती हैं कि अगर हम चावल खाएंगे तो उससे हमारा वेट गेन होगा, रोटी खाएंगे तो नहीं होगा, या अगर हम शुगर ले रहे हैं तो उससे हमें नुकसान हो सकता है, हम शक्कर लेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छी है, या नॉर्मल घी की बजाय हमें देसी घी लेना चाहिए। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये चीज़ें वाकई इस तरह से काम करती हैं या कुछ और चीज़ है जो आम आवाम को नहीं पता? देखिए, आपकी बॉडी के लिए मैटर नहीं करता कि आप चीनी खा रहे हैं, मतलब अगर एक ही चीज़ है और उसमें वही न्यूट्रिशन है सारी, अब वो चीनी है जैसे मिसाल के तौर पे, उसका कंपैरिजन आप गुड़ के साथ करें या किसी भी और खाने के साथ करें जो सेम चीज़ें दे रहा हूँ, मतलब सेम कैलोरीज, सेम शुगर, सेम, तो आपकी बॉडी के लिए मैटर नहीं करता कि वो चीनी थी या गुड़ था या क्या था। उसके लिए वो उसके नंबर्स मैटर कर रहे हैं, जो नंबर्स मिल रहे हैं, नंबर्स ऑफ एनर्जी, नंबर्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये मैटर कर रहा है। इसी तरह ये भी मैटर नहीं करता आपकी बॉडी के लिए कि आपने खाना बाहर से खाया, घर से खाया, आपने फास्ट फूड खाया है, आपने पाकिस्तानी खाया, आपने इंडियन खाया, आपने क्या खाया, ये सब कुछ मैटर नहीं करता आपकी बॉडी के लिए ओवरऑल नंबर्स मैटर करते हैं। अच्छा, वो नंबर्स किसी एक इंडिविजुअल फूड के भी नहीं, पूरे दिन के, पूरे हफ्ते के, पूरे महीने के, क्योंकि बॉडी ने जो चेंजेस आपके अंदर लेके आने हैं। मिसाल के तौर पे आपका 2-4 किलो वजन बढ़ा है, वो एक दिन में तो नहीं बढ़ा, एक हफ्ते में भी नहीं बढ़ा, वो एक महीने में तो कम से कम बढ़ा है ना। तो अब उसके लिए पूरा महीना मैटर करता है ऐसी, ठीक है, कि पूरे महीने में आपने क्या किया, और पूरे महीने में जो कुछ भी आपने किया है वो पूरा का पूरा नंबर मैटर करता है। ठीक है, चले महीना नहीं देखा जा सकता इस तरह से, आप हफ्ते के या दिन की बात कर लें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक इंडिविजुअल फूड है वो सारा कुछ कर रहा है। उसके लिए आपको दिन में, अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए, आपको दिन में ऑन एवरेज, सबकी डिफरेंट है, लेकिन 1500 से 2000, कुछ को 2500, 3000 इतनी कैलोरीज चाहिए। आप जिस एक फूड की बात कर रहे हैं वो उसका 10% भी नहीं है उस पूरे नंबर का। 1500 कैलोरीज चाहिए हैं फॉर एग्जांपल किसी को, उसको अगर वजन बढ़ाना है, उसको उससे ज़्यादा कैलोरीज खानी है, मतलब अगर उसका वजन बढ़ रहा है वो उससे ज़्यादा कैलोरीज खा रहा है। ठीक है, आपने कहा मिसाल के तौर पे, जैसे चावलों की बात हुई रोटी की जगह, तो चावलों की एक प्लेट आपको कितना, एक मील है मिसाल के तौर पे बिरयानी है फॉर एग्जांपल, कितना 500-600 कैलोरीज दे देगा। उस हिसाब से बंदा दिन में 3 खा ले फिर, ठीक है, हाँ, उसके हिसाब से बंदा दिन में 3 खा ले फिर। तो मतलब ये कि वो उस पूरी पिक्चर का एक फैक्टर है जो बहुत छोटा सा फैक्टर है। पिक्चर पूरी मैटर करती है, आपने पूरी पिक्चर के साथ खिलवाड़ करना है तो ही खिलवाड़ होना है, उसी के साथ जो भी चीज़ होनी है। अब वो पूरी पिक्चर आप जिस तरह से, अगर आप खुद से करेंगे चीज़ें, अगर उसको जान के समझ के, तो फिर जिस तरह से करना चाहते हैं कर सकते हैं, बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं मेंटेन कर सकते हैं, कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अन्यवाद तुक्के लगा रहे होंगे और चीज़ों को ब्लेम कर रहे होंगे और चीज़ों से इधर से उधर स्विच कर रहे होंगे,
स्विचिंग कभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं है मेरे ओपिनियन में। कि आप रोटी खा रहे थे, आपने मल्टीग्रेन खाना शुरू कर दिया, या आपने चावल खा रहे थे तो ब्राउन राइस खाना शुरू कर दिया, या आपने कुछ सब्जियां हैं तो उनको स्विच करना शुरू कर दिया, या चीनी से आपने गुड़ पे स्विच कर दिया, ये कभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। या ऑयल से देसी घी पे स्विच कर लिया, या ऑलिव ऑयल पे स्विच कर लिया, ये कभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो एक चीज़ मैटर नहीं करती, पूरी पिक्चर मैटर करती है। पूरी पिक्चर को उन चीज़ों के साथ भी सेट किया जा सकता था। पूरी पिक्चर को रोटी खा के भी सेट किया जा सकता था, आम जो ऑयल यूज कर रहे हैं उसको खा के भी सेट किया जा सकता था, चीनी खा के भी सेट किया जा सकता था। ये सब कुछ उसी तरह से रख के जैसे आप नॉर्मली करते हैं तब भी किया जा सकता था। अच्छा, ये मार्केट के अंदर जो पैकेट के अंदर पैक चीज़ें आती हैं खाने पीने की, जैसे बिस्किट हो गए या निमको हो गई, या जो स्नैक्स वगैरह होते हैं दूसरे, और उसके अलावा ख़ास तौर पे जो कोल्ड ड्रिंक है, तो इन चीज़ों के बारे में कहा जाता है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें, इनसे दूर रहना है। इवन कि बंदा जब इनको पी रहा होता है ना, तब भी बंदे के ज़हन के अंदर ज़हन यही बता रहा होता है, भाई तुम अपने साथ खुदकुशी वाला मामला कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, ये चीज़ें वाकई इतनी ख़तरनाक होती हैं, या ये सोच के पीने से ये ख़तरनाक हो जाती हैं कि भाई मैं कोई नुकसानदेह चीज़ पी रहा हूँ? क्यों कहते हैं, क्यों खतरनाक है? ये तो नहीं आज तक बताया। नहीं, वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ पैकेट में आ रही है, कहते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं, और हाँ उसमें केमिकल्स होते हैं, और कुछ भी उस पर ऐसा लिखा हुआ जो आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो वो ठीक नहीं है। ये क्या लॉजिक है? यही तो समझ नहीं मतलब ये क्या लॉजिक? आप इस चीज को छोड़ दें, चले उस पर तो बात कर लेंगे। आप ये बताएं कि ये क्या लॉजिक है? नहीं, लॉजिक नहीं, मिसाल के तौर पे किसी को विटामिन भी प्रोनाउंस नहीं करना आता तो वो कोई विटामिन भी नहीं लेगा। किसी को कोई मिनरल प्रोनाउंस नहीं करना आता तो वो कोई मिनरल नहीं लेगा। किसी को प्रोटीन प्रोनाउंस नहीं करना आता। नहीं, हो सकता है वो बंदे को ब्रांड का नाम भी प्रोनाउंस ना करना आ रहा हो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, मतलब ये कि वो कहना ये चाह रहे हैं बेसिकली कि किसी चीज केमिकल ऐसा जो नॉर्मली आपके खानों में नहीं होता, ठीक है, वो उसके ऊपर अगर है, मतलब उस पैकेट में लिखा हुआ है और उस खाने में है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो नॉर्मली आपके खानों में नहीं होता। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, सबसे पहले तो आपको ये समझना है ना केमिकल है क्या। केमिकल तो खैर हर चीज में ही होते हैं। केमिकल तो हर चीज है में नहीं है, हर चीज ही केमिकल है। ठीक है, मतलब ये कि आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, ये सब कुछ, ये सब भी केमिकल्स हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। केमिस्ट्री अगर वो एफएससी वाली है तो वो नाइटमेयर है उसके बारे में सोचना। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा रिकॉल करें तो वो एक चैप्टर होता था ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो वो केमिकल्स ही है ना। जितने भी न्यूट्रिशन है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी तो केमिकल्स हैं। हमें कैसे डिसाइड किया, हमें कैसे पता चला कि विटामिन सी जो है वो बड़ा अच्छा न्यूट्रिएंट है? उस पे एक्सपेरिमेंट्स करके। किस पे? इंसानों पे ही, मतलब उसको यूज करके। क्या आप मुझे एक बात बताएं, क्या सोचा होगा जिस भी साइंटिस्ट ने किया होगा, क्या सोचा होगा? कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना, देखें ये डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशंस नहीं है। डिस्कवरी कैसे होती है? इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं और कुछ डिस्कवर हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, सही है, वो घर से सोच के निकला था मैं अमेरिका डिस्कवर करने जा रहा हूं। नहीं, ये बेसिकली जो आपसे मैं पूछना चाह रहा था ना कि वो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, उसने कुछ नहीं सोचा, इत्तफाकिया तौर पे हुआ है। इसी तरह ही जैसे विटामिन सी की मैंने एग्जांपल दी, विटामिन सी इत्तफाकिया तौर पे डिस्कवर हुआ था। ठीक है, कि और ये कैसे हुआ था, इसके पीछे स्टोरी है एक, कि जितने भी लोग सेलिंग करते थे, शिप्स के ऊपर जाते थे, ट्रैवल करते थे, जितने भी ट्रेडर्स थे, उनमें एक खास किस्म की बीमारी नजर आ रही थी जिसको स्कर्वी कहते हैं। ठीक है, और वो बीमारी सिर्फ उन्हीं लोगों में थी, नॉर्मल लोगों में नहीं थी। देखा गया कि इनके और नॉर्मल लोगों में क्या फर्क रहता है। उसमें एक फर्क ये नजर आया कि ये कुछ भी फ्रेश नहीं खा रहे हैं, फ्रेश वेजिटेबल नहीं खा रहे हैं, फ्रेश फ्रूट नहीं खा रहे, क्योंकि जारी बात है महीनों तक उन्होंने समंदर में रहना है, तो वहां पे वो चीजें तो अवेलेबल नहीं है उनको। तो फिर उसके बाद फिर मजीद डिस्कवरीज हुई या मजीद इसके ऊपर देखा गया कि उन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ऐसी क्या चीज़ है जो इन लोगों की बॉडी में नहीं जा रही, जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। वो विटामिन सी था, एस्कॉर्बिक एसिड, केमिकल है। बिल्कुल।
क्यों उसको न्यूट्रिएंट का दर्जा दिया है, ये सारी कहानी बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये केमिकल की जो स्टोरी है, उसको न्यूट्रिएंट का दर्जा इसलिए दिया है कि एक ऐसा केमिकल है जिसके बगैर गुजारा ही नहीं हो रहा। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम न्यूट्रिएंट, इसकी जो डेफिनेशन है एक न्यूट्रिएंट की वो यही है कि एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा केमिकल जो अगर आपकी बॉडी को एक सर्टेन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं मिलता, आपकी बॉडी के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। आप प्रोटीन मिसाल के तौर पे खाना छोड़ दें, बॉडी जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी की तरफ जाएगी, मसल लॉस होगा, ठीक है, कमजोरी हो जाएगी। इसी तरह ही और भी बाकी सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, हर न्यूट्रिएंट किसी वजह से न्यूट्रिएंट है। मतलब ये नहीं है ऐसा कि साइंसदान बैठे तो उन्होंने कहा चलो आज एक लिस्ट बनाते तो और इनको जो है ना इनको जो है ना हम ये वाला ओहदा देंगे और बाकी केमिकल्स जो हैं वो सारे के सारे फारिग हैं। ऐसा नहीं, तो वो उन केमिकल्स को ये न्यूट्रिएंट का ओहदा दिया गया जो केमिकल्स आपकी बॉडी की नेसेसिटी। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि केमिकल में तो कोई मसला नहीं है, इटसेल्फ इस लफ्ज में तो कोई मसला नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते, ये लॉजिक नहीं इस्तेमाल कर सकते कि कोई चीज़ अगर केमिकल है तो वो नुकसानदेह ही होगी। सबसे पहले तो अपना ये हमने माइंड क्लियर कर लेना है यहाँ पे कि कोई भी चीज़ अगर केमिकल है तो वो नुकसानदेह नहीं है। कोई चीज़ अगर नुकसानदेह है तो वो नुकसानदेह है और वो ज़रूरी नहीं है कि वो केमिकल ही हो। मिसाल के तौर पे मशरूम्स खाते हैं आप जी, बहुत सारे मशरूम्स हैं, ऐसी स्पीशीज हैं जो पॉइजनस है, केमिकल है नहीं सही है, अंदर तो होगा, हर चीज में है, लेकिन वो वाली केमिकल की जो एक डेफिनेशन जो एक होती है वो उस तरह से नहीं है ना। मतलब एक नेचुरल चीज है ना, बिल्कुल कुदरती चीज है ना हर्ब है, अगर उसमें केमिकल भी हैं वो भी कुदरती हैं। हाँ, खाएंगे मर जाएंगे, कुदरती तो जहर भी होता है हाँ, कुदरती तो जहर भी होता है। तो केमिकल नुकसानदेह नहीं है, जो नुकसानदेह है वही नुकसानदेह है। सही है। तो अब अगली बात पॉइंट की तरफ आते हैं कि वो जो कह रहे हैं कि उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, अब हमने अगर जब ये सारी चीज़ें समझ ली, ये जो सारी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है इस पूरी बात की कि केमिकल नुकसानदेह नहीं है, जो नुकसानदेह है वो नुकसानदेह है, तो अब हमने अगला सवाल ये उठाना है कि जो उसने लिखा हुआ है ऊपर या जिस चीज़ की वो बात कर रहा है, जिस कोई भी एलिमेंट है, फॉर कोई एडिटिव है, कोई प्रिजर्वेटिव है, कुछ भी ऐसा जो कह रहा है कि पैकेज फूड में होता है, अब हमने ये अगला सवाल ये उठाना है कि क्या वो नुकसानदेह है या नहीं है। ये सवाल नहीं उठाना है कि ये केमिकल है या नेचुरल है। तो अब अगर हम ये सवाल उठाते हैं और जब ज़रा डाटा देखते हैं, रिसर्च देखते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसानदेह हो। एक लिमिट होती है हर चीज़ की, हर चीज़ एक सेफ लिमिट में ली जाती है, अगर उससे ज़्यादा ली जाए तो नुकसानदेह हो सकती है। अगर और जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, अगर वो रेगुलेटेड हैं, अगर उनको कोई अथॉरिटी रेगुलेट कर रही है, तो वो एक सेफ लिमिट में इस्तेमाल हो रही हैं। डाइट और न्यूट्रिशन के हवाले से कुछ अगर आप बताना चाहें तो। एक ही मैसेज देता हूँ हर जगह जाके कि भाई सोशल मीडिया आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म है, सॉल्यूशंस ना निकालें यहाँ से। हाँ, सॉल्यूशंस नहीं निकालें अपने लिए इधर से जब तक आप चीज़ों को सही तरह समझते नहीं हैं। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं इस चीज़ में, अपने आप को ओवर एस्टिमेट, और ज़्यादातर लोग आते हैं और कहते हैं हमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ पता है। फिर पता है तो फिर चाहिए क्या है ये समझ नहीं आती। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो कुछ पता है वो अनलर्न करना है, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में रहे हमेशा, और गलत डायरेक्शन में सीधा समझते रहे, सीखते रहे। हो सकता है कुछ लोग हों जो सही भी समझते रहो, लेकिन जनरली ज़्यादातर लोगों का यही मसला है। तो सोशल मीडिया से अवेयरनेस लें अपने प्रॉब्लम की, उसके बाद किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, जिससे मर्जी करें, जो अच्छा लगता है। इस चीज़ से वीडियोज़ में ज़्यादातर लोग करते हैं मिस इन्फॉर्म, लेकिन रियल प्रैक्टिस में कदरे बेहतर होते हैं।